हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। दरअसल हम जिस क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का है और ये है यूनिट नंबर 9, यानी कि जहाँ पर आप पढ़ते हैं ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसी चैप्टर से है ये। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि एक है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको BOP बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ठीक है, भुगतान संतुलन। और एक है क्या, व्यापार संतुलन जिसको हम लोग BOT बोलते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक है भुगतान संतुलन, एक है व्यापार संतुलन। तो दो यहाँ पर हमने जो है वो एलिमेंट्स ले लिए हैं। दो क्वेश्चन हमें समझना क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से कह रहे हैं कि देखो जब दूसरे देश के साथ रिश्तेदारी बनेगा आपका आर्थिक रूप से, तो हम यहाँ पर उसका ना रिकॉर्ड रखते हैं। कहाँ रखेंगे भाई, तो भुगतान संतुलन में रखेंगे। और दूसरा खाता हमारे पास कौन सा है, व्यापार संतुलन। तो हम देखिए क्या कह रहे हैं कि एक देश का भुगतान संतुलन किसी भी दी हुई समय अवधि में, ये वही समय अवधि होती है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जानते हैं हम लोग, जिसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो एक देश का है ना, किसी एक देश का भुगतान संतुलन किसी भी दी हुई समय अवधि में देश के निवासियों एवं विदेशी निवासियों के बीच सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। मतलब इसमें क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है कि हमने जो दूसरे देशों को कितना का हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि यहाँ से आपको MCQ केवल रहे। हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। दरअसल ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, यानी कि यूनिट नंबर 9 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भुगतान संतुलन को अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और यहाँ पर दूसरा हमने लिया है क्या, व्यापार संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो दो हमारे पास यहाँ पर हैं, एक हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि BOT। ध्यान से देखिए क्या है, जब वो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध बनता है ना, तो उसका कहीं ना कहीं व्यवस्थित रिकॉर्ड लिखना पड़ता है कि दूसरे देशों में हमने कौन सी चीज़ बेचा, कितने रुपए का वो सामान था, दूसरे देश से अगर इंपोर्ट करवाए तो वो कितने रुपए का सामान था, ये सब कहीं ना कहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हमने लिखा है कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसी भी दी हुई समय अवधि में देश के निवासियों एवं विदेशी निवासियों के बीच सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। मतलब जब दो देश आपस में जो आयात निर्यात करते हैं ना, वहाँ उसका कहीं ना कहीं आर्थिक जो लेन देन हुआ है उसका पूरा व्यवस्थित रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा रहता है कि हमने कितने रुपए का सामान बेचा है दूसरे देश को, दूसरे देश से हमने क्या मंगवाया है, वो सब यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से लिखा जाता है। यही होता है भुगतान संतुलन। मतलब किसी भी देश का भुगतान संतुलन किसी भी दी हुई समय अवधि में देश के निवासियों और विदेशी निवासियों के बीच में जो सभी तरह के आर्थिक लेन देन हुए हैं उसी का ये व्यवस्थित रिकॉर्ड है, यानी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। इधर देखो भुगतान संतुलन तो हो गया। व्यापार संतुलन में क्या कह रहे हैं कि किसी देश का व्यापार संतुलन एक दिए हुए समय में, ये वही समय है जो कि वित्तीय वर्ष की हम लोग बात करते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। तो किसी भी देश का व्यापार संतुलन एक दिए हुए समय में उसके आयात एवं निर्यात के मूल्यों का संबंध है। मतलब कि भुगतान संतुलन में क्या हमने देखा, सभी तरह के आर्थिक लेन देन, सभी प्रकार के जो है ना आर्थिक लेन देन देखा हमने कहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में यानी कि BOP में। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या देख रहे हैं कि केवल यहाँ पर आयात निर्यात का जिक्र किया है। चूंकि व्यापार किसका होता है, दिखने वाली चीज़ों का, दृश्य मदों का, तो आगे हम इसका जिक्र अभी करने वाले। जस्ट देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि भुगतान संतुलन के अंतर्गत यहाँ पर दृश्य यानी कि विजिबल आइटम्स और अदृश्य यानी कि इनविजिबल आइटम्स, दोनों तरह के मदों को शामिल किया जाता है। तो देखिए दृश्य मद का मतलब होता है वस्तुओं का लेन देन। जब एक देश दूसरे देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है ना वस्तुओं का, तो वो विजिबल आइटम्स होता है, इसका पेमेंट हम लोग भुगतान संतुलन में लिखते हैं। लेकिन जो इनविजिबल बात है, जैसे कि दूसरे देश का व्यक्ति कोई अभी राम मंदिर देखने के लिए आया,
तो वहाँ से पैसे लेकर के आएगा अपना तो हमारे देश में पैसा आएगा ना, तो यहाँ पर वो अदृश्य मद कहलाता है, चूँकि वो घूमने फिरने के लिए आया है। इसी तरीके से मान लो हमारे देश का कोई प्रोफेसर या डॉक्टर इंजीनियर दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ सर्विस देंगे और वापस से फिर अपने देश लौट आएंगे। तो यहाँ पर सर्विस देने के लिए गए हैं, यानी कि जो सेवाएं होती है या जो पर्यटन होता है ये सब होता है इनविजिबल आइटम्स। देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होता है यानी कि विजिबल में, और यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बल्कि यहाँ पर हमारे लोग सर्विस देने के लिए जाते हैं दूसरे देश, या दूसरे देश के लोग सर्विस देने के लिए आते हैं। तो सेवाएं जो होती है वो अदृश्य मद कहलाती है, और जो वस्तुओं का लेन देन होता है वो विजिबल आइटम्स यानी कि दृश्य मद कहलाती है। समझ गए होंगे। तो दृश्य यहाँ यही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछेगा कि दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें शामिल की जाती है कहाँ, भुगतान संतुलन में। तो ध्यान रखना भुगतान संतुलन में दृश्य मदें और अदृश्य मदें दोनों शामिल की जाएगी। लेकिन व्यापार संतुलन में क्या होता है, केवल और केवल यहाँ पर दृश्य मद ही शामिल किया जाता है, केवल विजिबल आइटम्स ही शामिल किए जाते हैं। तो लिखा है मैंने, देखो व्यापार संतुलन में एक देश द्वारा आयात निर्यात के केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, केवल दृश्य मद शामिल रहता है व्यापार संतुलन में। चूंकि व्यापार होता किसका है, जो दिखता है, दिखता है मतलब दृश्य मद, नहीं दिखता है मतलब इनविजिबल आइटम। तो दिखने वाली और नहीं दिखने वाली दोनों शामिल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और केवल दिखने वाली कहां शामिल होती है, व्यापार संतुलन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं पर एमसीक्यू है आपका छुपा हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि भुगतान संतुलन जो है ना हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि पेमेंट यहाँ पर बैलेंस में ही रहता है। तो भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन में ही रहेगा, लेकिन व्यापार संतुलन में हमेशा संतुलन नहीं रहता। इसमें कभी जो है वो अनुकूल स्थितियाँ बनती है, कभी प्रतिकूल भी बनती हैं। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देते हैं दूसरे देशों में, तो उस समय जो है वो हमारे लिए अनुकूल होता है, लेकिन इम्पोर्ट कम कर पाते हैं तो ये हमारे लिए अनुकूल है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाते हैं तो दूसरे देशों से कमाई ज़्यादा होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी बनती है जहां पर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं और एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाता है, प्रतिकूल स्थितियां बन जाती है। तो यहां पर समझ गए होंगे कि ऐसी स्थिति में होता है इंजेक्शन, क्योंकि हमारे देश में पैसा इंजेक्ट करता है एक्सपोर्ट करने से। क्योंकि हम जब अपने देश का सामान बाहर बेचेंगे तो वहाँ का पैसा आएगा अपने देश में, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए कहलाता है ये इंजेक्शन। लेकिन हम जब इंपोर्ट करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट आपने खरीद लिया तो पैसा तो दूसरे देश को चला जाएगा ना, पैसा तो चाइना चला जाएगा आपका, तो इसलिए वो कहलाता है यहाँ पर यानी कि इंपोर्ट आपने ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है। तो ये लीकेज का एग्जांपल है एक तरीके से, समझ गए होंगे, छिद्र का एग्जांपल। तो इस ढंग से आपको जो है मैंने क्वेश्चन बता दिया है। अगर आपको एक और क्वेश्चन दिखाएं हम यहाँ पर, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्यापार चक्र किसे कहते हैं। देखो व्यापार के क्षेत्र में ही जो है ना स्थितियाँ कैसी होती है, यहाँ पर उतार चढ़ाव होते रहता है आर्थिक जीवन में, हम लोग जानते हैं सामान्य स्थितियाँ नहीं रहती हमेशा। तो कह रहे हैं क्या, ट्रेड साइकिल कहते हैं इसको, ध्यान रखना, ट्रेड साइकिल मतलब व्यापार चक्र, चूँकि व्यापार के क्षेत्र में ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो देखो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यापार के क्षेत्र में तेजी या फिर मंदी की स्थिति आते रहती है, जाते रहती है। तो आर्थिक क्रियाओं का यह चक्र जो है ना नियमित रूप से घूमते रहता है। कभी यानी कि तेजी पकड़ता है अर्थव्यवस्था में तो कभी मंदी, यानी कि मार्केट कभी बहुत अच्छा चल रहा है तो तेजी की स्थिति, मार्केट ठप हो गया है तो मंदी की स्थिति आ गई। तो ये स्थितियां व्यापार के क्षेत्र में चलते रहता है, इसीलिए ऐसी क्रियाओं को हम लोग कहते हैं व्यापार चक्र की स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर देखो दूसरे शब्दों में हमने डेफिनेशन जो लिखा बहुत अच्छा है, छोटा भी है। कह रहे हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अंतराल पर आर्थिक क्रियाओं में होने वाले बदलाव को व्यापार चक्र कहते हैं। मतलब आर्थिक क्रियाओं के चलते हमारा जो यहाँ पर उतार चढ़ाव है अर्थव्यवस्था के भीतर में वो होते रहता है। अब व्यापार चक्र में कितनी अवस्थाएं हो ये ध्यान रखना होगा आपको। देखो यहाँ पर हमने एक चीज नोट किया हुआ है कि व्यापार चक्र में जो कुल आय है, कुल रोजगार है, कुल उत्पादन है, कीमत स्तर है, ये समुद्री लहर की तरह ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है। दिखाएंगे अभी आपको हम डायग्राम। यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर कितनी सारी अवस्थाएं हैं। तो व्यापार चक्र में टोटल जो है ना 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं होती है ट्रेड साइकिल के भीतर में। एक होता है रिकवरी यानी कि पुनरुत्थान की स्थिति, जहां पर मंदी के बाद की स्थिति बनेगी, तेजी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है। जैसे लॉकडाउन के टाइम में, जैसे लॉकडाउन लगा था मार्केट ठप हो गया था, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही मार्केट धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा था, तो वही होता है रिकवरी यानी कि पुनरुत्थान की स्थिति। फिर वो है विस्तार यानी कि समृद्धि काल, जिसमें स्थितियां बहुत अच्छी चल रही होती है, बूम की स्थिति आ जाती है, प्रोस्पेरिटी चल रही है, समृद्धि काल चल रहा है, मतलब मार्केट में रफ्तार पकड़ रहा है, तो ये क्या है? विस्तार की स्थिति है, समृद्धि काल है। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या बनती है? प्रतिसार, जिसको हम अवसाद की स्थिति, प्रतिसार को हम लोग सुस्ती की अवस्था कहते हैं। सुस्ती का मतलब रिसेशन, यानी कि मार्केट के अंदर में चीजें जो है ना डिमांड
सप्लाई, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक घटनी शुरू हो जाती है जब रोजगार वगैरह कम होना शुरू हो जाता है देश के अंदर में, तो मंदी की स्थितियाँ जो है तरफ जाने लगती है। तो उससे पहले की जो स्थिति बनती है, मंदी से पहले की जो स्थिति बनती है वो सुस्ती काल होता है, रिसेशन जिसको कहते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, रोजगार सब कुछ धीरे 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 घट रहा होता है, तो इस स्थिति में हम लोग समझते हैं रिसेशन है। लेकिन वही एक लंबे टाइम तक रह गया तो रिसेशन जो है डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अवसाद की स्थिति बन जाती है, मंदी की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए किसी भी देश का वो इस ढंग से होना चाहिए, लेकिन होता कैसे एक्चुअल में। देखो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर लिखा है समय अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, और वाई एक्सिस पर लिखा हमने आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं ना स्मूथली देश के अंदर में ऐसे चलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये समुद्री लहर के समान ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है। तो जो यहाँ पर टॉप पोजीशन है इसी को कहते हैं बूम की अवस्था, इसी को कहते हैं तेजी की स्थिति। यहाँ पर जो धीरे धीरे घट रहा है यही लिखा है प्रतिसार। प्रतिसार का मतलब होता है सुस्ती की स्थिति पकड़ लिया, यानी कि सब कुछ धीरे धीरे तेजी के बाद घटने लगा। लेकिन यहाँ पर जो धीरे धीरे उठ रहा है, देखो मंदी के बाद जो उठती है स्थितियाँ, जैसे लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन जैसे खुला तो मार्केट में रफ्तार पकड़ने लगा, तो वो ये वाला ही स्थिति, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर तेजी पकड़ा, और तेजी के बाद अगर जो है डिमांड वगैरह, रोजगार वगैरह धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में घट रहा है तो ये वाली स्थिति है। और यहाँ पर अब धीरे धीरे मंदी की स्थिति बन जाती है, बहुत डिप्रेशन में चली जाती है इकॉनमी। तो इसका मतलब रोजगार ठप हो चुका है, चीज़ें डिमांड हो नहीं रही है ना, इनकम लोगों का घट चुका है। और फिर जब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगता है तो देखो फिर से पुनरुत्थान लिखा गया है, फिर से रिकवरी की स्थिति आ जाती है। मतलब ये तेजी मंदी आती रहती है, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर में फ्लक्चुएशन इस प्रकार से होते रहता है, इसी का नाम है व्यापार चक्र। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा है सो, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा है सो, बस इतना सा ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि व्यापार चक्र में के चढ़ाव के दौरान ऊंची राष्ट्रीय आय यानी कि अधिक राष्ट्रीय होता है, तेजी के दौरान अधिक उत्पादन होगा, अधिक रोजगार होगा, कीमतें अधिक पाई जाती है, समृद्धि काल में ऐसी स्थिति कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसके विपरीत ना, व्यापार चक्र में जब उतार की स्थिति आती है, यानी कि जब धीरे धीरे चीज़ें घटने लगती है तो क्या होता है, तो इस समय कम राष्ट्रीय आय, कम उत्पादन, कम रोजगार, नीचा जो है कीमत स्तर, प्राइस लेवल नीचे चला जाता है, मंदी की स्थिति बन जाती है, यानी कि डिप्रेशन की स्थिति कही जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना मंदी की स्थिति में क्या होता है, कीमत स्तर में कमी आता है, रोजगार में कमी आता है, राष्ट्रीय आय में कमी आता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। व्यापार चक्र की अवस्थाओं का ना ही कहीं शुरुआत है और ना ही कहीं अंत, ध्यान रखिएगा। ना कभी तेजी हम कह सकते हैं कि तेजी से शुरू हुआ, नहीं, मंदी से शुरू हुआ, नहीं, ये पता ही नहीं चलता कि तेजी के बाद मंदी हुआ या मंदी के बाद तेजी, स्थितियां जो है ना चलती रहती है चक्र की तरह। तो इसलिए व्यापार चक्र की अवस्थाओं का ना ही कहीं शुरुआत है और ना ही कहीं अंत, अतः ये अवस्थाएं समय समय पर क्या होगा, बदलते रहेगा। नोट हमने कर दिया, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी के बाद मंदी की स्थिति आती है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि जितने समय के लिए मंदी की अवधि रहा उतने ही समय के लिए तेजी की स्थिति भी रहेगा, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि 2 महीने के लिए केवल मंदी रहा और 3-6 महीने के लिए जो है वो तेजी की स्थिति पकड़े रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने समय के लिए मंदी रहेगा उतना ही समय के लिए तेजी रहेगा, ये आवश्यक नहीं होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए कंटेंट को आप समझ पाए होंगे। मिलते फिर से अगली वीडियो कंटेंट के साथ। जय हिंद।